हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आप सभी के सामने एक बिल्कुल ही नए सेशन के साथ मैं आज आ चुका हूं। और आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आपके क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर यानी कि सेट्स में हम एक्सरसाइज 1.1 तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 वीडियो सेट पे रिलीज कर दी है। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको सेट का इंट्रोडक्शन दिया था और फिर सेकेंड वीडियो में मैंने आपको सेट के रिप्रेजेंटेशंस पढ़ाए थे। और इस वीडियो के अंदर उन दोनों वीडियो के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। और ये सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स अवेलेबल करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से, जो कि है www.magnetbrains.com। तो चलिए बिना देरी के इस सेशन को हम स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन से। तो एक्सरसाइज 1.1 के आपके एनसीईआरटी बुक के हर एक क्वेश्चन को मैंने यहां पे लिया है और एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मैं यहां पे दूंगा। चलिए तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि ये जो 1 2 3 ऑप्शंस हैं, इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें से कौन सा सेट होगा और कौन सा सेट नहीं होगा। तो सुनिए, आपको सेट अगर बताना है कि भैया कोई चीज सेट होगी या नहीं होगी, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सेट का डेफिनेशन। आपको याद होगा मैंने सेट को डिफाइन किया था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वहां पे जो शब्द थे ना, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यहां पे आपको यही देखना है कि जहां जहां जो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है वो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है या नहीं है। अगर वो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होगा तो आप कह सकते हैं कि वो सेट बना देगा। अगर वो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो सेट नहीं बनाएगा। तो हमारी खोज रहेगी ऑब्जेक्ट पे, और दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है या वो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं है। चलिए फर्स्ट पार्ट से बात कर लेते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो यहां पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मंथ्स है। मंथ्स यानी महीने हैं एक साल के, जो कि लेटर जे से चालू होते हैं। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट, कलेक्शन है। ऑब्जेक्ट अपन को समझ में आ गया। बात आती है कि जो महीने लेटर जे से चालू होते हैं, क्या ये वेल डिफाइंड है? बिल्कुल भैया, जनवरी जे से चालू होता है, जून जे से चालू होता है, यानी कि ये जो महीने हैं आपके जे से चालू होते हैं, तो ये आपके सेट के पार्ट बनेंगे। क्या अप्रैल को आप इस सेट का पार्ट बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि अप्रैल ए से चालू होता है। हमारी बात है कि हमारा महीना जे से चालू होना चाहिए। तो यहां पे जो हमारा कलेक्शन है ना, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड है, इसीलिए ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका ये सेट बन जाएगा। और यही तरीका आपको अपनाना है बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए। चलिए सेकंड पार्ट पे डील करते हैं। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आपके भारत में 10 सबसे ज्यादा टैलेंटेड राइटर्स। तो पहले ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। ऑब्जेक्ट है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये ऑब्जेक्ट है। क्या ये ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है? तो बात आती है, सुनिए, मान लीजिए आप किसी एक राइटर की किताब पढ़ते हैं, तो आपको उसकी राइटर की किताबें बहुत पसंद आ रही है, तो आपके लिए वो राइटर मोस्ट टैलेंटेड हो गया। मैं किसी और राइटर की किताब पढ़ता हूं, मेरे लिए वो राइटर बहुत टैलेंटेड हो गया। कोई तीसरा बंदा है, वो किसी और राइटर की किताब पढ़ता है, उसके लिए वो राइटर टैलेंटेड हो गया। यानी कि यहां पे जो आपका ऑब्जेक्ट है मोस्ट टैलेंटेड राइटर, ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं है का मतलब सबके अपने अपने व्यूज हैं उस बारे में, और इसीलिए डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है। इसीलिए यहां पे ये जो कलेक्शन है आपका सेट नहीं बनेगा। तो बस इतना ही देखना है आपको कि आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है और ऑब्जेक्ट में देखना है कि वेल डिफाइंड है या वेल डिफाइंड नहीं है। चलिए थर्ड वाले पे आ जाते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यहां पे भी वही चीज हो जाएगी। अगर आप ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे तो ऑब्जेक्ट है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऐसा तो कोई है नहीं भाई कि हमारे लिए यही बेस्ट है, आपके लिए भी वही बेस्ट होगा, किसी तीसरे के लिए भी वही बेस्ट होगा। मान लो मुझे एक प्लेयर बेस्ट लगा सचिन तेंदुलकर, हो सकता है आपको सचिन तेंदुलकर बेस्ट न लगे, आपको विराट कोहली बेस्ट लगे। भाई कोई तीसरा बंदा हो सकता है उसको लगे डॉन ब्रैडमैन बेस्ट क्रिकेटर है। यानी कि यहां पे सबकी व्यूज अलग अलग हो गई। तो आपका जो वेल डिफाइंड जो चीज थी ना कि आपका ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड होना चाहिए, वो वेल डिफाइंड अगेन
यहां पे नहीं हुआ, तो इस केस में भी आपका सेट जो है नहीं बनेगा। तो ये पहला आपका सेट बना, दूसरा और तीसरा आपका सेट नहीं बना। चलिए और एग्जांपल्स के साथ हम यहां पे डील कर लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 1 का ही फोर्थ पार्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो यहां पे आपको क्लास दी गई है और उस क्लास में कलेक्शन बताना है सारे लड़कों का, यानी कि बॉयज का। तो ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट है आपके पास बॉयज। अब ऑब्जेक्ट जो बॉयज हैं, क्या ये वेल डिफाइंड है? बिल्कुल वेल डिफाइंड है भाई। आप देख के बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज ये गर्ल है, तो आपको उस सेट में इंक्लूड नहीं करोगे। जो बॉय होगा वही आपके सेट में इंक्लूड होगा, और बॉय के अलावा और कोई भी जेंडर आपके सेट में इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि यहां पे जो ऑब्जेक्ट है ये वेल डिफाइंड हो गया, इसीलिए ये आपका सेट जो है यहां पे बन जाएगा। बहुत बढ़िया। फिफ्थ क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो आपको कलेक्शन बनाना है उन सभी नेचुरल नंबर का जो 100 से छोटे हैं। तो भाई नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आप जानते हो। यहां पे ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट है नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड है कि नहीं? आपको याद होगा इंट्रोडक्शन वीडियो जहां पे मैंने बताया था कि आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो वो सारे नेचुरल नंबर जो 100 से छोटे हैं वो आपके सेट के पार्ट हो जाएंगे, इसीलिए आपका ये जो है सेट बना देगा, क्योंकि अगेन जो आपका ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड है। बहुत बढ़िया। अब 6th पार्ट पे आ जाते हैं, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जो एक राइटर थे, उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी होंगी। उन सभी नॉवेल्स का अगर हम कलेक्शन बनाएं तो क्या वो सेट बनेगा? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो जो उन्होंने नॉवेल लिखी होगी वो उन्हीं की होंगी। मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवेल लिखी उसका गोदान नाम है, तो वो सेट में आएगा। मान लो कोई दूसरी नॉवेल है जिसे किसी और बंदे ने लिखी, क्या वो सेट में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमारा सेट उसी को कंटेन करेगा, उसी नॉवेल को कंटेन करेगा जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। इसीलिए ये जो आपका तीसरा है अगेन सेट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड है। बस खत्म बात। चलिए तो 6th क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं। और भी है क्या? हाँ और भी है। 7th, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो आपको कलेक्शन बनाना है उन सभी इंटीजर्स का जो कि आपके हैं इवन। और इवन का मतलब क्या होता है? इवन का मतलब होता है जो कि 2 से डिविजिबल है। तो बात खत्म। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इवन इंटीजर। तो बस यार इवन इंटीजर्स ढूंढ लो, उनको अपने सेट में डाल दो, तुम्हारा सेट बन जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है क्या जो इवन इंटीजर आपने लिया है क्या ये आपका वेल डिफाइंड है? बिल्कुल वेल डिफाइंड है। आप इसमें 2 को इंक्लूड करोगे, क्योंकि 2 एक इंटीजर है जो कि इवन है, तो आपका ये सेट में इंक्लूड होगा। पर आप 3 को इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि ये इवन नहीं है, ये ऑड है। और इसी बात को कहते हैं वेल डिफाइंड, कि भैया डेफिनेशन जो है प्रॉपर है। तो ये जो आपका 7th वाला पार्ट है ये भी आपका सेट कहलाएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वेल डिफाइंड है। बहुत बढ़िया। अब 8th वाले पार्ट की बात कर लेते हैं हम, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। भैया ये जो चैप्टर अपन कर रहे हैं नंबर्स, सॉरी रियल नंबर कर रहे हैं क्या? नहीं, सेट कर रहे हैं। सॉरी 9th क्लास का चैप्टर याद आ गया मुझे। हम सेट्स जो कर रहे हैं, इस सेट्स चैप्टर में आपके जो क्वेश्चंस हैं इन सब का कलेक्शन। तो आप खुद सोच के देखिए, इस चैप्टर 1 में वही क्वेश्चंस आएंगे जो इस चैप्टर के होंगे। क्या इस कलेक्शन में चैप्टर 2 के क्वेश्चंस डाल सकता हूं मैं? नहीं डाल सकता। क्या मैं 3 के डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता। यानी कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर, ये ऑब्जेक्ट अगेन क्या हो गया? वेल डिफाइंड हो गया। मैं बता सकता हूं इसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, और यही तो कहलाता है वेल डिफाइंड। यानी कि ये जो हो गया ये भी हमारे पास सेट हो गया। बहुत बढ़िया। 9th, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब अगेन आप समझ सकते हैं, आपको कलेक्शन बनाना है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल का मतलब यह है कि जिस एनिमल से मुझे बहुत ज्यादा डर लगे वो मेरे लिए मोस्ट डेंजरस है। मान लो मुझे सांप से बहुत ज्यादा डर लगता है तो मेरे लिए मोस्ट डेंजरस हो गया। मान लो आपको कॉकरोच से बहुत ज्यादा डर लगता है तो आपके लिए कॉकरोच मोस्ट डेंजरस हो गया। यानी कि अगेन यहां जो मोस्ट डेंजरस का पर्सपेक्टिव है ये सबके लिए अलग अलग है, और क्योंकि ये सबके लिए अलग अलग है तो इसका मतलब यहां पे जो ऑब्जेक्ट है मोस्ट डेंजरस एनिमल ये वेल डिफाइंड नहीं है। और अगर ये ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं होगा इसका मतलब ये जो 9th वाला पार्ट है ये भी आपका सेट बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरीके से हम जज करते हैं कि कोई सेट है या कोई सेट नहीं है। बढ़िया।
यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है खत्म और इसके बाद बारी आ जाती है आपके क्वेश्चन नंबर 2 की। याद करिए मैंने आपको सिखाया था कि सेट के अंदर होते हैं एलिमेंट्स। क्या होते हैं? एलिमेंट्स। और हम पता लगाते हैं कि कोई एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो बिलोंग्स टू के लिए कौन सा सिंबल था? याद है, ये वाला सिंबल था कि एलिमेंट जो है सेट में बिलोंग करता है। और अगर कोई एलिमेंट उस सेट में बिलोंग नहीं करता है तो यही सिंबल बनाते थे और ऐसे क्रॉस कर देते थे कि भैया वो एलिमेंट सेट में बिलोंग नहीं करता है। इस सिंबल का नाम होता है एप्सिलॉन। ग्रीक में इसको नाम दिया गया था ऐसा। तो यहां पे देख लेते हैं भैया कौन सा एलिमेंट बिलोंग करेगा, उसमें एप्सिलॉन लगा देंगे, और जो बिलोंग नहीं करेगा उसमें एप्सिलॉन लगा के ऐसे क्रॉस अपन मार देंगे। तो इस सेट के एलिमेंट्स देखिए 1 2 3 4 5 6। तो क्या 5 बिलोंग करेगा? अरे सर बिल्कुल, ये रहा 5 इस सेट में, यानी कि हम ये वाला सिंबल यहां पे लगा देंगे। यहां पे 8, अरे 8 तो कहीं पे दिख नहीं रहा, यानी 8 बिलोंग नहीं करेगा। तो सिंबल बस यही लगाएंगे पर ऐसे क्रॉस मार देंगे कि वो बिलोंग नहीं कर रहा है। इसी सेट में क्या 0 बिलोंग करता है? क्या इस सेट के अंदर 0 एलिमेंट है? नहीं है, यानी कि सिंबल एप्सिलॉन लगाएंगे, ऐसे क्रॉस मार देंगे कि वो बिलोंग नहीं करता है। चलिए, तो सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ और इसी में देख लीजिए अगेन, क्या इस सेट में 4 बिलोंग करता है? बिल्कुल, तो बिलोंग करता है तो एप्सिलॉन लगा दिया। क्या इसमें 2 बिलोंग करता है? बिल्कुल, तो 2 में भी हमने एप्सिलॉन लगा दिया। क्या 10 बिलोंग करता है? बिल्कुल भी नहीं, तो हमने 10 लिखा और ऐसे एप्सिलॉन क्रॉस लगा दिया। तो इस तरीके से हम समझे कि बिलोंग्स टू का सिंबल कब यूज होता है और क्या होता है, और डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल कब यूज होता है और क्या होता है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे होता है खत्म। बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अभी इसी वीडियो से पहले आपने एग्जांपल्स वाली वीडियो देखी होगी, तो वहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको करवाए थे जहां पे सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करते थे, रोस्टर को हम सेट बिल्डर में कन्वर्ट करते थे। तो यहां पे भी क्वेश्चन ऐसा है, आपके पास क्या दिया गया है? सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है और आपको सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करना है किसमें? रोस्टर फॉर्म में। तो चलिए पहले क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है ए सच दैट x इज एन इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन 7। ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। तो पहले सेट की बात करें हम, तो सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है? आपको सारे एलिमेंट्स लिख के दिखाने पड़ेंगे, यही होता है रोस्टर फॉर्म का मतलब। तो आपके सेट में सिर्फ इंटीजर आने चाहिए, और वो इंटीजर भी कहां से कहां तक होने चाहिए? -3 से बड़े होने चाहिए। पर यहां पे बच्चों एक सिंबल का मतलब समझो। इस सिंबल का मतलब ये होता है कि जो आपका x होगा वो -3 से बड़ा भी होगा और -3 के इक्वल भी होगा। इसको कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। आप इसको यूज करते आए हैं 9th में, कुछ नया नहीं है पर फिर भी मैंने बता दिया। और यहां पे सिंबल है लेस देन 7, तो इस सिंबल का मतलब है वो 7 से छोटा ही होगा, पर इस सिंबल का मतलब है वो -3 से बड़ा तो होगा पर -3 के बराबर भी हो सकता है। चलिए, तो यहां पे हमको चाहिए a के अंदर वो सारे इंटीजर्स होने चाहिए जो -3 से बड़े हैं या बराबर हैं और 7 से छोटे हैं। इंटीजर का मतलब होता है वो नंबर जिसमें कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं होते हैं। तो यार कौन कौन से इंटीजर आएंगे? आई थिंक पहला तो -3 ही आ जाएगा, क्योंकि -3 खुद एक इंटीजर है और यहां पे हम देख सकते हैं कि x -3 के इक्वल भी हो सकता है। अब -3 से बड़े इंटीजर पे बात करें हम तो -2 हो जाएगा, वो इन दोनों के बीच में है। -1 भी चल जाएगा। 0 भी एक इंटीजर होता है और वो इन दोनों के बीच में है, वो भी चल जाएगा। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, के बाद 3, के बाद 4, फिर है 5, फिर है 6, और हम 7 नहीं डाल सकते क्योंकि हमने यहां पे लिखा है कि हमारा x जो है 7 से छोटा है। तो जो जो इंटीजर्स हमें चाहिए थे जो कि इनके बीच में है वो आपने यहां पे बना लिए। अब हमें इसको रोस्टर फॉर्म में करना है रिप्रेजेंट। तो सेट का नाम a है, रोस्टर फॉर्म में आप सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तो -3, -2, -1, -1, -1, 2, 3, 4, 5, 6, और इस तरीके से आपके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये तरीका होता है कि कैसे सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तरीका सिंपल सा ध्यान रखना है, आपको सारे एलिमेंट्स पता लगाने पड़ेंगे और फिर उन एलिमेंट्स को आपको लिख के कॉमा से सेपरेट कर देना है ब्रेसेस के अंदर।
अंदर। चलिए, तो सेकंड पार्ट पे अब हम बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बच्चों आपको बताना है x जो है एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है। तो नेचुरल नंबर तो हम समझते हैं ना, कहां से हुआ करते थे नेचुरल नंबर? वो हुआ करते थे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और इसके आगे कंटिन्यू होते जाते थे। पर हमको सिर्फ वही नेचुरल नंबर चाहिए जो कि 6 से क्या है, छोटे हैं। 6 से छोटे नेचुरल नंबर यानी कि 1 से लेकर 5 तक। तो क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा हमारे सेट में? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। बस अब सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सेट का नाम लिख देंगे, एलिमेंट्स को लिख के कॉमा से सेपरेट, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से हमने सेट का नाम लिखा और उसके सारे एलिमेंट्स को ब्रेसेस के अंदर डाले, कॉमा से सेपरेट कर दिया, यानी कि हमने उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए, तो अब बारी आ जाती है आपके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में कहता है x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो आपको बोला गया है x जो है आपके सेट C का एलिमेंट है और x होना चाहिए एक 2 डिजिट नंबर और ऐसा 2 डिजिट नंबर जिसके डिजिट्स का जो सम है वो होना चाहिए 8। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला नंबर जो मुझे दिखाई पड़ता है वो होगा 17। क्यों? क्योंकि जब मैंने 1 + 7 किया तो क्या आ जाएगा? 1 + 7 करने पे मुझे 8 मिल जाएगा। इसके बाद जो अगला होगा वो होगा 26, क्योंकि अगेन जब मैं 2 + 6 करूंगा मुझे 8 मिल जाएगा। फिर होगा मेरे पास 3, 5, 35, क्योंकि जब मैं 3 + 5 करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा। फिर आ जाएगा मुझे 4, 4, 44, तो जब मैं 4 + 4 करूंगा अगेन मुझे 8 मिल जाएगा। कहानी खत्म नहीं होती है। अब मैं जा सकता हूं 53, बिकॉज व्हेन आई विल ऐड 5 and 3 आई विल अगेन गेट 8। उसके बाद कौन है? उसके बाद है 62, क्योंकि यहां पे जब मैं 6 और 2 को ऐड करूंगा मुझे वापस 8 मिलेगा। और फिर कहां पहुंच जाएंगे? 71 पे, क्योंकि जब मैं 7 और 1 को ऐड करूंगा मुझे 8 मिलेगा। और फाइनली मैं पहुंच जाऊंगा 80 पे, क्योंकि जब यहां पे 8 और 0 को ऐड करूंगा मुझे अगेन 8 मिल जाएगा। यानी ये एलिमेंट्स जो मेरे हैं इस सेट के पार्ट हो जाएंगे। कुछ बच्चे यहां पे सोचते हैं अरे सर आपने इतने नंबर ले लिए, एक और नंबर ले लो 02। तो 02 में देखो सर आपने 0 को ऐड किया 8 में, आपको आंसर 8 मिल गया। लेकिन बच्चों हमको क्वेश्चन में लिख के दिया गया है कि हमको 2 डिजिट के नेचुरल नंबर चाहिए। तो क्या ये 08 जो है ये 2 डिजिट है? अरे भैया 8 के आगे 0 लिखने का कोई मतलब होता है? 8 के आगे 0 लिखने का मतलब वो क्या है? वो 8 है। और 8 क्या है? एक 1 डिजिट नंबर है, यानी कि इस नंबर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर इंक्लूड हो गए? ये जो यहां पे दिख रहे हैं वो, और ये जो यहां पे दिख रहे हैं वो। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेट का नाम C है, तो हमने लिख दिया C बराबर ब्रेसेस बनाए, एलिमेंट्स को लिखना चालू कर दिया 17, फिर कॉमा लगाया 26, फिर हमने कॉमा लगाया 35, फिर हमने कॉमा लगा दिया 44, फिर हमने कॉमा लगा दिया, कौन आ गया? 53, फिर हमने कॉमा लगा दिया, फिर कौन आ गया? 62, फिर हमने कॉमा लगा दिया, कौन आ गया? 71, फिर हमने कॉमा ना लगाया, कौन आया? 80। और यहां पे हम ब्रेसेस को कर देंगे क्लोज। तो हमारा सेट जो था सेट बिल्डर फॉर्म में था और हमने उसको रोस्टर फॉर्म में यहां पे कन्वर्ट कर दिया है। चलिए, तो हमने तीनों ही पार्ट्स इस क्वेश्चन के कर लिए हैं सॉल्व। क्या और पार्ट्स हैं? देख लेते हैं। हाँ जी, और भी पार्ट्स हैं आपके पास, एक एक करके उनको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट है D इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो आपको D जो सेट है उसके अंदर जो X है यानी कि जो उसका एलिमेंट है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए जो कि 60 को डिवाइड करना चाहिए। प्राइम नंबर आप समझते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका 1 और खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है। जैसे कि आपको मैं बताता हूं 2, अगर आप 2 के फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 1 × 2, तो 2 का फैक्टर या तो 1 है या तो 2 है, तो 2 जो है प्राइम नंबर हो गया। और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप 3 ले लीजिए, आप 3 को लिख लेंगे 1 × 3, तो ये 3 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि उसका एक फैक्टर 1 है और दूसरा फैक्टर 3 है। तो एक फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर वो खुद है, सेल्फ है। ऐसे नंबर्स को हम बुलाते हैं प्राइम नंबर्स। तो यहां पे हमको यही बताना है कि हमें ऐसे प्राइम नंबर्स का कलेक्शन चाहिए रोस्टर फॉर्म में जो कि 60 के डिवाइजर हो। तो ऐसा करने के लिए मुझे ऐसा ख्याल लगता है कि मुझे 60 को प्राइम फैक्टराइज कर लेना चाहिए। तो 60 को पहले 2 से डिवाइड कर दूंगा, मुझे 30 मिल जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, मुझे 15 मिल जाएगा। फिर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 5 मिल जाएगा। फिर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 1 मिल जाएगा। यानी कि 60 क्या आ गया? 60 आ गया मेरे पास 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 5। अगर यहां पे मैं फैक्टर्स को ढूंढूं, मुझे चाहिए सिर्फ प्राइम फैक्टर। तो एक फैक्टर मुझे मिल गया 2,
एक फैक्टर मुझे मिल गया 3, एक फैक्टर मुझे मिल गया 5, आप बोलेंगे सर एक और फैक्टर है 2। ये जितने भी फैक्टर्स है ना बच्चों, ये चारों के चारों फैक्टर प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में सेट का नाम डी है, तो हमने डी लिख दिया। क्या क्या एलिमेंट है? एक एलिमेंट 2 है, लो सर दूसरा एलिमेंट 2 है, पर हम जानते हैं कि जब रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो एलिमेंट्स को रिपीट हम नहीं करते हैं। तो एक हमने 2 लिख दिया, तो अगला हमने 3 लिख दिया, तो अगला हमने 5 लिख दिया। इस तरीके से हमने हमारे सेट के एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में यहां पे दिखा दिया है। तो बस यहां पे बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज थी कि पहले आप समझे कि प्राइम नंबर क्या होता है, आप समझे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, और आप समझे कि जब आप रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को डालते हैं तो एलिमेंट्स के रिपीटेशन को आप नहीं करते हैं। चलिए, तो हमारा फोर्थ वाला भी पार्ट यहां पे होता है खत्म, और बारी आ जाती है फिफ्थ वाले पार्ट की। फिफ्थ वाला पार्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अगेन आपको रोस्टर फॉर्म बनाना है, चलिए देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेटर्स को आपको लिस्ट आउट करना है। सबसे पहले टी है, फिर अपन ने कॉमा लगा दिया, आर आ गया, फिर उसके बाद आई आ गया, फिर आपके पास जी आ गया, फिर ओ आ गया, फिर एन आ गया, और फिर से ओ आ गया। पर हम जानते हैं कि लेटर्स हम रिपीट नहीं करेंगे, तो इस वाले ओ को हम कर देंगे स्किप। फिर हमारे पास एम आ गया, फिर हमारे पास ई आ गया, फिर हमारे पास टी आ गया, पर टी पहले से ही आ चुका है, यानी कि इस टी को भी हम कर देंगे स्किप। और फिर हमारे पास आर आया, पर आर हमने पहले से लिख दिया है, तो आर को भी हम कर देंगे स्किप। और बचा हमारे पास वाई, तो हमने वाई को यहां पे डाल दिया। तो अगेन ट्रिग्नोमेट्री के जो लेटर्स हैं, जब हमने उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा तो वो कुछ ऐसा बना। इंपॉर्टेंट बस ये था कि जो लेटर्स आपके रिपीट हो रहे थे उन लेटर्स को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इंक्लूड नहीं किया है। बढ़िया, तो अब बारी आ जाती है आपके सिक्स्थ वाले पार्ट की, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अगेन सेम क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। जो लेटर्स रिपीट होंगे उनको मत डालिएगा। तो एफ है हमारे सेट का नाम, पहला लेटर बी है, अगला लेटर कॉमा लगा के ई, फिर टी। अरे टी रिपीट हो गया, जरूरत नहीं, ई भी रिपीट हो गया, जरूरत नहीं है, और बचा आपके पास आर। तो इस तरीके से आपने उसको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में जो है लिख दिया है। चलिए, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक हो चुका है खत्म। जी हां बिल्कुल, अब बारी है आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म से हमने कन्वर्ट किया रोस्टर फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम रिवर्स करने वाले हैं, यानी कि रोस्टर फॉर्म हमें दिया गया है, हमें एलिमेंट्स लिख के दिए गए हैं, और हमें उन्हें कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। चलिए, पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। अगर आप पहले क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पे जो एलिमेंट्स क्या दिए गए हैं, एलिमेंट्स दिए गए हैं 3, 6, 9 एंड 12। अगर ध्यान से देखोगे आप तो ये जो एलिमेंट्स है ना, ये आपके 3 के मल्टीपल्स हैं। पहला एलिमेंट आपके पास 3 है, ये क्या हो जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट आपके पास 6 है, ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा। अगला एलिमेंट 9 है, ये आपके पास 3 × 3 हो जाएगा। उसका अगला 12 है, वो आपके पास 3 × 4 हो जाएगा। ये आपके पास अलग अलग एलिमेंट्स दिए गए हैं। अब सुनिएगा हम इसको कैसे काम करेंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो प्रॉपर्टी तो हमें निकालनी रहती है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या रहता है कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स रहते हैं उनका कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी रहता है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो कॉमन प्रॉपर्टी हमको पता चल गया कि ये सारे के सारे एलिमेंट आपके 3 के मल्टीपल्स हैं। तो बस हम यही करेंगे, हम इसको ऐसा लिख देंगे कि भैया मान लीजिए x है, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। क्या लिख देंगे हम, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। अब ये n कौन है, तो बच्चों n है आपके पास 1, 2, 3, 4। तो हम लिख देंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, जहां पे x कौन है, आपके पास नेचुरल नंबर है। 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर है। एक और बात, और आपका जो नेचुरल नंबर, सॉरी फॉर दैट, यहां पे x नहीं लिखना है, आपको n लिखना है। x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, जहां पे n क्या है, n आपके पास नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, और n देखो अनलिमिटेड नहीं है, 4 के बाद नहीं जाती है गाड़ी। तो आप क्या लिख दोगे, यहां पे n जो है वो आपके पास 5 से छोटा है। अब n को 5 से छोटा कर दिया मैंने, तो n क्या होगा, 1, 2, 3, 4 बस। तो इस तरीके से आपको इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अगर आपने इतना कर दिया है ना, तो फिर आपका काम हो गया खत्म। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखना कि मैंने x को 3n के बराबर डाला है, जहां पे n मेरे पास ये है 1, 2, 3, 4, ये नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर भी हमेशा नहीं जा रहे हैं, सिर्फ 4 तक जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने 5 से छोटा कर दिया। 5 से छोटा मतलब 1, 2, 3 और 4। बढ़िया, चलिए इसके बाद हम सेकंड वाले पे आ जाते हैं। अगर आप सेकंड वाले की बात करेंगे तो यहां पे आपके पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं, यहां पे एलिमेंट्स है आपके पास 2, फिर है 4, फिर है 8, फिर है आपके पास 16, फिर है आपके पास 32। ये एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं।
अब इन एलिमेंट्स को थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं। जो ये 2 है ये एक्चुअली है 2 की पावर 1, ये जो 4 है ये एक्चुअली है 2 की पावर 2, ये जो 8 है ये है आपके पास 2 की पावर 3, और यहां पे 16 जो है ये है आपके पास बेस 2 एक्सपोनेंट 4, और फाइनली 32 जो है ये है 2 की पावर 5। तो ध्यान से देखो यहां पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपके 2 के पावर्स आ रहे हैं, और पावर्स भी खास हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। इसीलिए हम क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे x such that x इज इक्वल टू 2 की पावर n, जहां पे n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, और वो भी किससे छोटा, 6 से छोटा है, 5 तक ही जाता है, तो हम लिख देंगे n जो है हमारे पास 6 से छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगेन रोस्टर फॉर्म को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए तो अब सेकंड वाला भी हो गया खत्म, थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। थर्ड वाले में क्या क्या एलिमेंट्स हैं आपके पास, थर्ड वाले में एलिमेंट्स है आपके पास 5 है, फिर आपके पास 25 है, फिर 125 है, और फिर आपके पास 625 है। अगर इन एलिमेंट्स को आप ध्यान से देखोगे, ये जो 5 है एक्चुअली कौन है, ये बेस 5 एक्सपोनेंट 1 है, ये जो 25 है ये एक्चुअली बेस 5 एक्सपोनेंट 2 है, यहां पे 125 जो है ये आपके पास बेस 5 एक्सपोनेंट 3 है, और जो 625 है ये आपके पास बेस 5 एक्सपोनेंट 4 है। तो अगेन देख सकते हो कि बेस 5 है और एक्सपोनेंट 1 2 3 4 है बस। तो हम इसको क्या लिख देंगे कि x है सच दैट x जो है वो बेस 5 एक्सपोनेंट n के बराबर है, और यहां पे n कौन है, n आपके पास एक नेचुरल नंबर है, और n जो है वो आपके पास किससे छोटा है, वो आपके पास 5 से छोटा है, नेचुरल है, 1 2 3 4 है तो 5 से छोटा हो गया। तो इस तरीके से हमने थर्ड वाले को भी सेट बिल्डर से रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और यहां पे आप देख सकते हैं जितनी बार भी मैंने सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है कोई भी एलिमेंट मेंशन नहीं किया, बस प्रॉपर्टी को मैंने मेंशन की है। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जैसे कि ये फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। यहां पे एलिमेंट्स को देखिए, एलिमेंट्स यहां पे थोड़े से इस वाले फोर्थ वाले स्पेशली में अनलिमिटेड टाइप के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि यहां पे आपको सेट दिया गया है 2 4 6 और इस तरीके से ये सेट आपका चल रहा है। तो यहां पे जो नंबर है 2 4 6 ये एक्चुअली कौन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो 2 है 4 है 6 है, इसके बाद 8 आएगा, फिर 10 आएगा, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं आपके इवन नंबर्स हैं। क्या है आपके इवन नंबर, और इवन में भी मालूम है कौन से हैं, इवन नेचुरल नंबर है। ऐसा लिखना ज्यादा सही होगा क्योंकि इवन नंबर नेगेटिव में भी जा सकते हैं, इसलिए हम इसको लिख देंगे इवन नेचुरल नंबर। तो हमें सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मिल गई। अब सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी मिल गई तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे x such that x is an even natural number, x such that x is an even natural number। इस तरीके से हम यहां पे लिख देंगे, और जैसे ही आप ये लिख देंगे इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो सेट है आपने उसको सेट रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। चलिए अगेन फिफ्थ वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, लास्ट पार्ट है हमारे पास। यहां पे एलिमेंट्स को देखो, एलिमेंट्स आपके पास है 1, फिर है आपके पास 4, फिर है 9, और ऐसे जाते जाते आपके पास यहां पे आ जाता है 100। ध्यान से देखेंगे एलिमेंट्स को, यहां पे लिमिटेड एलिमेंट्स हैं। ये जो 1 है एक्चुअली ये 1 का होल स्क्वायर है, ये जो 4 है एक्चुअली ये 2 का होल स्क्वायर है, ये जो 9 है ये एक्चुअली आपके 3 का होल स्क्वायर है, और बाकी एलिमेंट्स भले ही बीच में गायब है पर मैं फिर भी लिख सकता हूं। अगला एलिमेंट होगा आपके पास 4 का होल स्क्वायर जो कि 16 होगा, इसका अगला होगा 25 जो कि आपके पास 5 का होल स्क्वायर होगा। इस तरीके से आपके सारे एलिमेंट्स गिवन है। ऐसे ही जो लास्ट एलिमेंट है आपके पास ये 100 है, और 100 एक्चुअली आपके पास किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी के होल स्क्वायर हैं, और किसके होल स्क्वायर हैं, तो आपके नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर हैं जो कि 1 से शुरू होते हैं और 10 तक जाते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे x is such that x इज इक्वल टू किसका होल स्क्वायर, n का होल स्क्वायर दिखा दो, जहां पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये नेचुरल नंबर कहां तक जाते हैं, 10 तक जाते हैं, यानी कि किससे छोटे हैं, 11 से छोटे हैं। तो हम लिख देंगे कि n जो है हमारे पास 11 से छोटा है, तो बात खत्म। ऐसे नेचुरल नंबर जो 11 से छोटे हैं वो 1 से लेकर 10 तक है, और इस तरीके से आपने अगेन रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए आई होप आपको क्लियर है दोनों ही टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 में मैंने आपको सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में
कन्वर्ट करना सिखाया है और क्वेश्चन 4 में मैंने आपको रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी सारे आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो अच्छे से यहां पे सीख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहां पे आप देख सकते हो कि जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं और आपको इनका क्या बनाना है, रोस्टर फॉर्म बनाना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आपके पास जो पहला सेट ए है उसमें दिया गया है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो x जो है एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो ऑड नंबर्स आप जानते हैं शुरुआत होते हैं 1 से, 1 होता है, फिर 3 होता है, 5, फिर 7, फिर आपके पास 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है और ऐसा ये कंटिन्यू होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। यानी कि ऑड नेचुरल नंबर जो कि है आपके पास 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये कभी भी ऐसा खत्म नहीं होगा। बढ़िया, तो सिंपल था, इसमें कोई तकलीफ की जरूरत पड़े नहीं। सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड वाले में जो b है, x इज एन इंटीजर। x आपको दिया गया है कि एक इंटीजर है और वो -1/2 से बड़ा है, 9/2 से छोटा है। चलिए इसको थोड़ा सा अपन ध्यान से देख लेते हैं। हम यहां पे देखते हैं कि जो हमारा b सेट है इसमें x है और x क्या है, एक इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। और इंटीजर इस इतने बड़े शब्द के लिए, मतलब x इज एन इंटीजर के लिए मैंने सिंबल का इस्तेमाल कर लिया। आप जानते हैं z जो होता है इंटीजर का सिंबल होता है और यहां पे x जो है आपके -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। इंटीजर का मतलब आप समझते हैं ना, इंटीजर का मतलब होता है जिसमें कुछ भी डेसिमल नहीं आना चाहिए। तो आपको ऐसे नंबर चाहिए जो -1/2 और 9/2 से छोटे हैं। -1/2 के बारे में क्या कहता है आपका दिल, -1/2 जो है ना वो एक्चुअली -0.5 है और जो 9/2 है वो एक्चुअली 4.5 है। यानी कि आपको वो इंटीजर्स बताने हैं जो कि -0.5 से बड़े हैं और 4.5 से छोटे हैं। तो इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है और उसमें कोई डेसिमल नहीं होता है। तो सारे नंबर्स बता दो जो -0.5 से बड़े हैं, 4.5 से छोटे हैं। तो आई थिंक जो सबसे पहला नंबर होगा वो 0 होगा, क्योंकि 0 जो है -0.5 से बड़ा है और एक इंटीजर है। इसके बाद मेरे पास हो जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4। बस इतनी ही चलेगी मेरी गाड़ी, क्योंकि 4 के बाद आ जाता है अगला इंटीजर 5 और 5 जो है 4.5 से बड़ा हो जाएगा, पर हमें तो 4.5 से छोटा चाहिए, 0.5 माइनस से बड़ा चाहिए। इसीलिए इस सेट के अगर एलिमेंट्स में लिस्ट आउट कर दूं तो वो हो जाएंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 और ऐसे में कर दूंगा क्लोज। तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म अगेन रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए तो अब थर्ड क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है x एक इंटीजर है, x² जो है आपके 4 से छोटा है या उसके बराबर है। अब देखिएगा जरा, यहां पे क्या बोला गया, आपका x एक इंटीजर है और यहां पे दिया गया है कि x² जो है 4 से छोटा है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, मान लीजिए आपका x जो है पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनको होल स्क्वायर करने पे 4 से छोटा मिलेगा और बराबर मिलेगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी यहां पे दिया है। तो मुझे लगता है x की वैल्यू 1 कर सकता हूं मैं, क्योंकि जब मैं यहां पे 1 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा जो कि 4 से छोटा है, कोई टेंशन की बात नहीं। मैं x की वैल्यू यहां पे 2 भी कर सकता हूं, क्योंकि जब मैं 2 का होल स्क्वायर करूंगा तो मुझे 4 मिलेगा जो कि 4 के बराबर होगा और 4 के बराबर वाला नंबर चल जाएगा। यानी कि ये एलिमेंट भी मेरे सेट में आ गया, ये एलिमेंट भी सेट में आ गया। कोई और बचा क्या, हां पॉजिटिव तो हो गया। आई थिंक ये x बराबर 0 भी तो चल जाएगा। कैसे, अगर मैं x बराबर 0 लेता हूं और यहां पे 0 का होल स्क्वायर करता हूं तो मुझे 0 मिलेगा जो कि किससे छोटा है, जो कि 4 से छोटा है। यानी कि x बराबर 0 भी एक एलिमेंट मुझे मेरे सेट का मिल गया। यहां पे मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर ली, मैंने 0 की बात कर ली। इसी में गाड़ी आती है मेरे नेगेटिव इंटीजर्स की, कि क्या कोई ऐसा नेगेटिव इंटीजर है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो आपको याद होगा जब आप नेगेटिव नंबर के होल स्क्वायर करते हैं तो आपको नेगेटिव जो है खत्म हो जाता है, वो पॉजिटिव ही बनता है। तो सुनिएगा, अगर मैं x बराबर -1 ले लूं तो मैं यहां पे -1 का होल स्क्वायर करूंगा, -1 का होल स्क्वायर मुझे 1 मिलेगा और 1 अगेन क्या है, 4 से छोटा है। हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए थी कि जो इंटीजर है उसका होल स्क्वायर 4 से छोटा होना चाहिए। तो x बराबर -1 लेने पे भी जो इंटीजर मिला उसका होल स्क्वायर जो मिला वो 4 से छोटा है, यानी कि ये नंबर भी मेरे सेट में इंक्लूड होगा। और भी है मेरे पास x बराबर -2। यहां पे अगर मैं बात करूं तो -2 का होल स्क्वायर करूंगा तो मुझे 4 मिलेगा और 4 जो है 4 के बराबर है। देखिए यहां पे इक्वल टू साइन है तो इक्वल टू साइन वाला भी चल जाएगा, यानी x बराबर -2 भी चल जाएगा। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा, सर x बराबर -3 भी लेके देख लो। तो अगर मैं यहां पे -3 ले लेता हूं बच्चों तो यहां
यहां पे ये -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा जो कि 9 बन गया, और 9 कहीं से भी 4 से छोटा नहीं है, इनफैक्ट 9 4 से बड़ा है, यानी कि x बराबर -3 के आगे की कहानी तो आपको लेनी ही नहीं है, -2 पे रुक जाना है। और सिमिलरली x बराबर 2 के आगे की कहानी नहीं लेनी, 3 4 5 उन सबको भी आपको नहीं लेना। तो अगर आप यहां पे एलिमेंट्स देखेंगे तो एलिमेंट्स मेरे पास क्या क्या आ चुका है, एलिमेंट मेरे पास आ चुका है, सबसे पहला 1 है, फिर 2 है, फिर 0 है, और यहां पे मुझे -1 और -2 मिल चुके हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी हद तक पूछे जाते हैं। आई होप आपको सिचुएशन क्लियर है। चलिए, तो यहां पे हमने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म के क्वेश्चंस करे, कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको भी करते हैं। यहां पे बोला गया है एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। अरे वापस से वही क्वेश्चन हो गया, आपको लेटर्स दिए गए हैं, उसका सेट बनाना है। तो इधर देखिए, अगर इस सेट का नाम डी है तो हम लिख देंगे डी बराबर क्या क्या लेटर्स हैं, पहला एल है, फिर कौन है, फिर ओ है, फिर वाई है, फिर ए है, और वापस से आ जाता है लास्ट में एल। पर एल तो हमने पहले ही लिख लिया, और हम जानते हैं कि रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते, तो LOYA हमारे सेट का पार्ट हो जाएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं X इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, नॉट हैविंग 31 डेज। तो आपको बेसिकली ई वाले सेट में उन महीनों को लिखना है जिनमें 31 दिन नहीं आते हैं। अब मुझे याद नहीं रहते हैं तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, मान लीजिए पहला महीना है आपके पास जनवरी, जनवरी है, फिर जनवरी के बाद फेब आता है, फेब के बाद मार्च आता है, मार्च के बाद आपके पास अप्रैल आता है, अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है, मई के बाद आपके पास जून आ गया, जून के बाद कौन आ गया, जुलाई आ गया, जुलाई के बाद कौन आ गया, अगस्त आ गया, फिर आपके पास सितंबर आ गया, फिर अक्टूबर आ गया, फिर नवंबर आ गया, और फिर दिसंबर आ गया। ऐसा ही कुछ रहता है। अब मैं ऐसे गिनता हूं, देखो जनवरी में 31 होते हैं, ठीक है, फरवरी में कितने होते हैं, 28 होते हैं, मार्च में कितने होते हैं, 31 होते हैं, अप्रैल में कितने होते हैं, 30 होते हैं, मई में कितने, 31 हो गए, और जून में कितने, उसमें आई थिंक 30 हो गए, सही है। और जून के बाद जुलाई, जुलाई में भी कितने हो गए, जुलाई में भी नहीं, जुलाई में 31 हो गए, और अगस्त, तो अगस्त में कितने हो जाएंगे भाई, इसमें भी 31 हो गए। सितंबर में 30 कर लो, अल्टरनेट कर लो, फिर इधर 31, फिर इधर 30, और दिसंबर तो तुम जानते ही हो 31 को खत्म होता है। ठीक है, बढ़िया है। हमको चाहिए वो महीने जिसमें नॉट हैविंग 31 डेज, जिनमें 31 दिन नहीं है। तो कौन कौन से में 31 है उनको क्रॉस लगा दो, कौन कौन से में 31 है, जनवरी में 31 है, हटाओ, मार्च में 31 है, हटाओ, मई में 31 है, हटाओ, जुलाई में 31 है, हटाओ, अगस्त में 31 है, हटाओ, अक्टूबर को भी हटाओ, दिसंबर को भी हटाओ। तो क्या क्या बचा, वही आपका सेट हो जाएगा। तो क्या क्या बचा हमारे पास, तो हमारे पास बचा है फेब। तो हमारे सेट में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहला महीना फेब आ गया, फेब के बाद कौन आ गया, अप्रैल आ गया, बहुत ही बढ़िया। अप्रैल के बाद कौन आ गया, अप्रैल के बाद हमारे पास जून आ गया, ये भी सही है। जून के बाद कौन आ गया, जून के बाद सितंबर आ गया, बढ़िया, सितंबर मिल गया। और फिर हमें कौन मिल गया, फिर हमें मिल गया नवंबर। और इस तरीके से हमारा सेट जो है वो बन चुका है, यानी कि वो सेट है मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, वो महीने जिनमें 31 दिन नहीं आते हैं। चलिए, अगेन सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने। 6th वाले में देख लेते हैं, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड्स के। आपको प्रीसीड का मतलब मालूम है, प्रीसीड का मतलब होता है पहले आना। तो आपको वो कॉन्सोनेंट्स बताने हैं, कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जो कि वॉवेल्स नहीं होते हैं। तो आपको वो कॉन्सोनेंट्स बताने हैं इंग्लिश अल्फाबेट में जो कि के से पहले आते हैं। तो एबीसीडी आनी चाहिए मुझे उसके लिए, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। क्या ए आएगा, ए तो वेवल है, नहीं आएगा। बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई नहीं आएगा क्योंकि वो वॉवेल है। एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, आई नहीं आएगा क्योंकि वो वॉवेल है। जे एबीसीडी एफ जी एच आई, फिर जे आ जाएगा, के आ जाएगा। प्रीसीड्स बोला है तो हमें के से पहले लेने हैं, तो बस हम यहां पे अपने सेट को क्लोज कर देंगे। प्रीसीड मतलब होता है पहले, तो के से पहले वाले कॉन्सोनेंट्स जो हैं यही हैं, बी सी डी एफ जी एच जे। कुछ मिसिंग है, ए मिसिंग है, ई मिसिंग है, आई मिसिंग है, क्योंकि वो वॉवेल्स होते हैं। हमको वॉवेल्स नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट्स चाहिए थे। चलिए, तो 6th क्वेश्चन भी यहां पे हो चुका है खत्म, और इसी के साथ बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन 6 पे। मतलब ये क्वेश्चन 5 का 6 पार्ट खत्म हुआ है, और अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली हमको मैच द कॉलम करना है। उस तरफ रोस्टर फॉर्म है, इस तरफ आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है। तो ऐसा करते हैं, हम सेट बिल्डर फॉर्म को सॉल्व कर लेते हैं, फिर फटाफट मैच कर देंगे। पहला पार्ट है, x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। बच्चों, आपको ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है जो कि 6 का डिवाइजर है। तो 6 के फैक्टर्स देख लो, 6 के फैक्टर होते हैं 1 into 2 into 3। तो इसके प्राइम कौन से हो गए, 2 और 3 हो गए, यानी कि इस सेट में आपको एलिमेंट्स मिल गया 2, 3। बात खत्म। पहले निकाल लेते हैं, बाद में मैच द फॉलोइंग कॉलम
प्रॉब्लम करेंगे। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, आपको वो सारे ऑड नेचुरल नंबर बताने हैं जो कि 10 से छोटे हैं। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, शुरुआत होगी 1, 3, फिर 5, फिर 7 और फिर यहां पे आ जाएगा आपके पास 9। थर्ड वाला, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 का डिवाइजर होना चाहिए। पहले केस में वो नेचुरल नंबर थे जो कि प्राइम होने चाहिए, अभी डिवाइजर प्राइम नहीं है, नेचुरल होने चाहिए। तो 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से भी हो सकता है और यहां पे आपके पास 6 से भी डिवाइड हो सकता है, तो ये सारे नंबर आ जाएंगे। x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लेटर्स का सेट बनाना है। देख लीजिए, m आ जाएगा, फिर आपके पास a आ जाएगा, फिर आपके पास t आ जाएगा, फिर h आ जाएगा, फिर आपके पास E आ जाएगा। M नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, A नहीं आएगा क्योंकि आ चुका है, T भी नहीं आएगा, आ चुका है, I आ जाएगा, C आ जाएगा और S आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये सेट भी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए मैच द फॉलोइंग कॉलम कर लें। ये 2, 3 है तो ये आपके A से मैच हो जाएगा। MATHEICS ये इससे मैच हो गया। 1, 3, 5, 7, 9 ये इससे मैच हो गया और 1, 2, 3, 6 आपके इससे मैच हो गया। इस तरीके से आपका मैच द फॉलोइंग होता है खत्म। एंड आई थिंक कि ये एक्सरसाइज भी हमारा खत्म हो चुका है क्योंकि 6 ही क्वेश्चन थे। जी हां, हमारा एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पे दे दिया है और इसके बाद बारी आती है कुछ नए कॉन्सेप्ट्स की जिसको कहते हैं हम सबसेट। तो इस वीडियो के बाद हम एक नई चीज सीखेंगे जहां पे हम क्या सीखेंगे, नहीं सबसेट सीखने से पहले हम कुछ और सीखेंगे। सबसेट से पहले सीखने से पहले हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेट, फिर टाइप्स ऑफ सेट सीखने के बाद हो सकता है तो उसी वीडियो में या उसके अगले वीडियो में हम सबसेट को सीखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स। भैया आपको पूरी तरीके से क्लास 11th का सिलेबस मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ये आप जानते हैं। यानी कि यहां पे आपको, यहां पे ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 2 वीडियोस देख लो बाकी वीडियोस के लिए आपको पैसे देने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आपके लिए फ्री है। बस लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। फ्री एजुकेशन है, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना अच्छा है। कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में टाइम के साथ लिख दो, उस डाउट का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपका जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम आता है और यहां से आपका सेट चैप्टर जो है, सेट थ्योरी चैप्टर जो है हल्का सा कॉम्प्लेक्स होने लगेगा। यहां तक गाड़ी बहुत ही स्मूथली आई है, कुछ नहीं पढ़ा अभी तक हमने, बस इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने देख लिया कि रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया। अब जो है ना टाइप्स ऑफ सेट, यहां से चीजें डेफिनेशन में और टफ हो जाएंगी, रिमेंबर करना मुश्किल हो जाएंगी। इसीलिए इसके नीचे हो सकता है अभी आपको वीडियो मिल जाए डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट लिंक को क्लिक करिए और वीडियो को फटाफट देख लीजिए। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको इस वीडियो ने हेल्प की होगी एंड आई होप कि आपको समझ में भी चीजें आ चुकी होंगी।